हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS PCS प्राइम। तो लास्ट क्लास में हम लोग मनी के प्रकार को देख लिए थे और आज हम लोग मनी सप्लाई को समझेंगे और मनी सप्लाई में प्रयोग किए जाने वाले संकेतकों जैसे कि M0, M1, M2, M3, M4 और M4 को देखेंगे और फिर बैंकिंग सिस्टम को भी देखेंगे और लास्ट में उससे संबंधित विगत वर्षों के प्रश्नों को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कल की क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उसको दिखा देते हैं। तो देखिए लास्ट क्लास में क्वेश्चन ये था, जैसे कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा मतलब लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सहित वर्णित करता है। तो इसका आंसर बी है। आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलिए मनी सप्लाई को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मनी सप्लाई को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग मनी सप्लाई पे भी चर्चा किए थे, लेकिन उतना अच्छा से नहीं हो पाया था। तो देखिए मनी सप्लाई मतलब मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या है? कीमत स्तर और ब्याज दर का निर्धारण करना। इसका मकसद यही होता है मनी सप्लाई का। तो देखिए बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में दो चीज़ होता है। पहला देखिए मुद्रा का प्रसार करना है और दूसरा मुद्रा की प्रसार को रोकना है। तब मुद्रा का प्रसार को बढ़ाया कब जाता है मार्केट में, मतलब मनी सप्लाई को मार्केट में कब बढ़ाया जाएगा? जब मार्केट में मंदी आ जाएगा, ठीक है। और मुद्रा का प्रसार को कम कब किया जाता है? जब बाजार में महंगाई आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले मंदी को नियंत्रण करने के लिए मुद्रा का प्रसार किया जाता है। तो प्रसार किस तरह करेंगे देखिए, यहाँ समझिएगा। तो देखिए प्रसार में क्या करेंगे, देखिए RBI तो सरकार क्या करती है, ब्याज दर को कम कर देती है। ब्याज दर को जब कम कर देती है RBI तो सरकार, तो उससे होता है क्या, उधार ज़्यादा लोग लेने लगते हैं और अधिक से अधिक लोग अगर उधार लेंगे तो होगा क्या, मांग में वृद्धि हो जाएगा और मांग में वृद्धि हो जाएगा तो सीधा सीधी असर होगा महंगाई, तो मनी इन्फ्लेशन आ जाएगा। उसी तरह इधर भी समझ सकते हैं आप लोग। मान लीजिए मुद्रा का प्रसार को बढ़ाना है, मुद्रा का प्रसार को बढ़ाएंगे तो मांग में वृद्धि हो जाएगा और मांग में वृद्धि होने का सीधा सीधी असर होगा मनी इन्फ्लेशन आ जाएगा। उसके बाद इधर देखते हैं, अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति मार्केट में मतलब मार्केट में महंगाई है तो उसको कम करना है, तो RBI तो सरकार क्या करेगी, मुद्रा के प्रसार को कम करेगी। तो मुद्रा के प्रसार को किस तरह कम करेगी, देखिए सरकार तो RBI क्या करेगी, ब्याज दर को ज़्यादा कर देगी। ब्याज दर को ज़्यादा करने के बाद होगा क्या, उधार कम लेने लगेंगे लोग, और लोग अगर उधार कम लेंगे तो मांग गिर जाएगा और मांग गिर जाएगा तो ऑटोमेटिक मार्केट में मंदी आ जाएगा। इधर भी देखिए ब्याज दर अगर ज़्यादा कर देंगे तो उधार कम लेंगे, इससे खर्च कम होगा और इसका प्रभाव होगा कि मांग भी कम हो जाएगा। उसके परिणाम स्वरूप होगा कि मार्केट में मंदी आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग मनी सप्लाई को देख लिए कि महंगाई के समय और मंदी के समय सरकार की क्या पॉलिसी होती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। मनी सप्लाई में देखिए RBI जो है सो 4 संकेतक के आधार पे इसका गणना करते हैं और ये सिस्टम कब से लागू है, 1977 से। और इसमें कौन कौन सा संकेतक है, पहला देखिए M0 होता है, मतलब M0 को ही बोला जाता है रिजर्व मनी। इसमें देखिए रिजर्व मनी मतलब क्या होता है, RBI के पास मुद्रा प्लस चलन में मुद्रा, मतलब समझ आइए ना। M0 मतलब होता है रिजर्व मनी और हाई पावर मनी, इसी को कहते हैं, मतलब हाई पावर मनी M0 को ही कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड में है M1 को बोला जाता है नैरो मनी। इसका मतलब होता है संकुचित मुद्रा। इसका देखिए तरलता सबसे कम कौन सा मुद्रक होता है, M1 का होता है। M1 का मतलब होता है जनता के पास में जो मुद्रा है, मतलब पब्लिक के हाथ में जो मनी है, प्लस जनता की बैंक में जमा राशि, और उसमें प्लस कर देंगे RBI की प्लस जो अन डिपोजिट्स है।
संकुचित मुद्रा के संबंध में एक और फैक्ट है, देखिए इसको क्या बोला जाता है, लिक्विड मनी, या जो है सो लिक्विड मनी या कैश जो काम आने पर तुरंत खर्च किया जा सकता है। उसी तरह देखिए M0 को क्या बोला जाता है, हाई पावर मनी, और M1 को लिक्विड मनी। फिर आगे देखिए M2 क्या होता है। M2 देखिए M1 में अगर हम लोग प्लस कर देंगे, डाकघरों के पास बचत जमा है, मतलब पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग है उसको अगर प्लस कर देंगे M1 में, तब निकल जाएगा M2। फिर आगे देखिए M3 ब्रॉड मनी, मतलब व्यापक मुद्रा। इसमें देखिए M1 जो है, M1 में अगर हम लोग प्लस कर देंगे बैंक की सर्वाधिक जमा, मतलब फिक्स डिपॉजिट को, तो M3 निकल जाएगा। और M3 के बारे में देखिए सबसे ज़्यादा तरलता इसी में होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए M1 जो था संकुचित मनी, सबसे कम तरलता इसमें होता है, और M3 का तरलता सबसे ज़्यादा होता है। उसी तरह फिर आगे देखिए M4 क्या होता है। तो M4 बराबर देखिए M3 जो है ये M3 में अगर प्लस हम लोग कर देंगे डाकघरों की समग्र जमा है, मतलब पोस्ट ऑफिस का टोटल सेविंग को अगर जोड़ देंगे तो निकल जाएगा M4। अब आगे देखिए इसी चीज़ को हम लोग और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए M0 का नाम क्या था, रिजर्व मनी, मतलब हाई पावर मनी यही है। तो M0 बराबर देखिए क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, और इसमें एक चीज़ और होता है डिपॉजिट विथ RBI। इसमें दो प्रकार का आता है, गवर्नमेंट डिपॉजिट और बैंक्स डिपॉजिट। उसी तरह आगे देखिए M1 जो था नैरो मनी, इसमें क्या क्या आता है, करेंसी विथ पब्लिक, मतलब जो पब्लिक के हैंड में जो करेंसी है। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक में, जो मतलब पब्लिक के हाथ में जो पैसा है, और पब्लिक का जो डिपॉजिट बैंक में है। इसमें भी देखिए पब्लिक का डिपॉजिट बैंक में दो प्रकार से है, एक होता है करेंट अकाउंट और सेकंड होता है सेविंग अकाउंट। यही होता है M1। और इसमें अगर हम लोग प्लस कर देंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्ट ऑफिस का सेविंग सिर्फ, तब निकल जाएगा M1, M2 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग AM0 को देख लिए और AM1 को भी देख लिए और AM2 को भी देख लिए। अब M3 को देखते हैं। तो देखिए नैरो मनी, मतलब M1 में अगर हम लोग प्लस कर देंगे रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट को, तो निकल के आ जाएगा M3। और उसके बाद देखिए M4 किस तरह होता है। इसमें देखिए करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस का टोटल सेविंग को अगर प्लस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा M4। उसके बाद ये ला देखिए तरलता के घटते क्रम। जैसे कि आप लोग अगर PYQ को अच्छा से देखे होंगे तो पता ही होगा कि 2019-20 में इससे UPSC में क्वेश्चन PT में पूछा था, और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, तरलता के घटते क्रम में, ठीक है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा तरल किस में होता है, करेंसी में, मतलब जो हाथ में जो रहता है उसमें ज़्यादा तरलता होता है। और सेकेंड में बैंक के पास जो मांग जमा है, मतलब करेंट अकाउंट। उसके बाद थर्ड में होता है बैंक के पास बचत जमा है, सेविंग अकाउंट। और फोर्थ में होता है बैंक के पास संवैधिक जमा है, मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो अब देखिए मनी के बारे में हम लोग देख लिए, मनी का प्रकार, मनी सप्लाई को भी देख लिए। अब आगे हम लोग बैंकिंग को स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग में देखिए सबसे पहले देखिए RBI है, केंद्रीय बैंक। RBI के नीचे शेड्यूल बैंक होता है और एक होता है अनशेड्यूल बैंक। अब शेड्यूल बैंक में दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉमर्शियल बैंक और सेकंड में होता है कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक में देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे कि SBI। उसके बाद सेकंड में है पब्लिक सेक्टर बैंक, और थर्ड में है फॉरेन सेक्टर बैंक, और 5 में है रीजनल रूरल बैंक, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसी को एक बार और देख लीजिए। जैसे बैंक है तो उसमें देखिए एक सरकारी बैंक और सेकंड में होता है निजी बैंक। अब सरकारी बैंक में देखिए राष्ट्रीय बैंक है, और सेकंड में सहकारी बैंक, थर्ड में ग्रामीण बैंक, और फोर्थ में क्या है विकास बैंक। उसी तरह निजी बैंक में दो प्रकार का हो सकता है, जैसे
पहला घरेलू भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है। एक बार और देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आरबीआई है, तो इसमें देखिए पहला टाइप है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक आता है, फॉरेन बैंक आता है, प्राइवेट सेक्टर आता है और आरआरबीएस मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसी तरह सेकेंड में एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक और थर्ड में पेमेंट्स बैंक होता है और फोर में होता है कोऑपरेटिव बैंक। इसमें तीन प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और थर्ड में होता है अदर कोऑपरेटिव बैंक। तो देखिए कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं? देखिए कॉमर्शियल बैंक देखिए जो रेगुलेशन 1949 के अनुसार कार्य करता है उसी को बोला जाता है कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक जो है साख सृजन का काम करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन दे देगा कि आरबीआई साख सृजन का काम करता है तो गलत है। आरबीआई साख सृजन का काम नहीं करता है, साख सृजन का काम कॉमर्शियल बैंक करता है। उसी तरह देखिए भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कब खुला था? 1770 में कलकत्ता में। नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय बैंक के बारे में। वर्तमान में 12 राष्ट्रीय बैंक है भारत में। अब इस राष्ट्रीय बैंक के बारे में देखिए, जो पूर्व में निजी बैंक थे और बाद में इन्हें सरकार ने सरकारी बैंक में बदल दिए। उसके बाद देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इसके बारे में देखिए 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 में एसबीआई और प्लस 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद आगे 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर आगे देखिए अनुसूचित बैंक, वह बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में पंजीकृत हो। फिर आगे देखिए सहकारी बैंक मतलब कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? मतलब कोऑपरेटिव बैंक वो होता है जो सहकारिता पे आधारित हो। मतलब इसमें देखिए कृषि प्लस ग्रामीण क्षेत्र के विकास और साख सृजन के लिए कार्य करता है, समझे? मतलब सहकारी बैंक जो सहकारिता पे आधारित है, उसके बाद जो कृषि प्लस ग्रामीण क्षेत्र के विकास तथा साख सृजन के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए कोऑपरेटिव बैंक 3 प्रकार का होता है। पहले देखिए राज्य सहकारी बैंक, दूसरा जिला सहकारी बैंक और थर्ड में आता है प्राथमिक साख समितियाँ। उसके बाद देखिए सहकारी बैंक जो है ना तो लाभ पे कार्य करता ना तो हानि पे। उसके बाद देखिए सहकारी बैंक सीधा डायरेक्टली आरबीआई के नियंत्रण में नहीं होता है, सहकारी बैंक नाबार्ड के नियंत्रण में होता है। उसके बाद देखिए थर्ड में है विकास बैंक क्या होता है? सो देखिए ऐसे बैंक जो मूलतः देश में आर्थिक गतिविधियों के विकास में योगदान या तो काम करते हैं, वो होता है विकास बैंक। तो इस विकास बैंक देखिए पहला नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था? 1982 में। इसका कार्य क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास पे आधारित है ये नाबार्ड, ठीक है। और सेकेंड में SIDBI, इसका गठन 1990 में किया गया था। ये बैंक जो है कार्य करता है लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए। और थर्ड में है देखिए एग्जिम बैंक, 1982 में गठन किया गया था। इसका कार्य क्या है? आयात निर्यात को देखता है ये। उसके बाद फोर्थ में देखिए NHB है, इसका गठन 1988 में किया गया था। ये आवासीय क्षेत्र के लिए कार्य करता है। उसी तरह आगे देखिए बैंक का प्रकार में है सार्वभौमिक बैंक मतलब यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? तो वह बैंक जो सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं उसी को बोला जाता है सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल बैंक।
उसके बाद देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब रीजनल रूरल बैंक क्या होता है। तो देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है जब जिस समय खुला था उस समय पहले ये ऋण देने का कार्य करता था, लेकिन वर्तमान में वाणिज्यिक बैंक का भी कार्य करता है। उसके बाद देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था। आरआरबी एक्ट 1976 के तहत 2 अक्टूबर 1975 मतलब गांधी जयंती के दिन ही हुआ था इसका स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। और इसका सिफारिश किसने किया था, नरसिंहा राव कमेटी ने। उसके बाद आगे देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक निश्चित क्षेत्र पर कार्य करता है। उसके बाद इसका कार्य सेकंड कार्य क्या है, ग्रामीण ग्रामीण वित्तीय समावेशन पे कार्य करता है। और थर्ड में अल्पकालिक व दीर्घकालिक दोनों प्रकार का ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दे सकता है। उसी तरह बैंक के टाइप में है, अगला टाइप है भुगतान बैंक मतलब पेमेंट्स बैंक। तो देखिए ऐसे बैंक जो जमाएं स्वीकार कर सकता है और एटीएम कार्ड भी देता है, मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये नहीं देता है। इसके लिए देखिए CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो पेमेंट बैंक के लिए अनिवार्य है। उसके बाद देखिए अगला फैक्ट इसका पेमेंट बैंक का, ये जो है पेमेंट बैंक जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, यही सब होता है पेमेंट बैंक। तो ये देखिए ऋण नहीं दे सकता है और ना ही एक क्रेडिट कार्ड दे सकता है, ये डेबिट कार्ड ही देता है और एटीएम भी दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लघु वित्त बैंक मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका देखिए काज क्या है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा 2014 में इस बैंक का स्थापना किया गया था। ठीक है, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्थापना कब किया गया था, 2014 में। क्यों, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। लघु वित्त बैंक के बारे में देखिए जमा स्वीकार करता है प्लस में ऋण भी दे सकता है। जैसे कि देखिए भुगतान बैंक जमा ऋण नहीं देते हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऋण देता है और जमा भी स्वीकार करता है, प्लस में एटीएम कार्ड प्लस क्रेडिट कार्ड भी देता है साथ में। और इसके लिए देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कंडीशन क्या है, 75% जो ये ऋण है वो पीएसएल को देगा, मतलब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देता है। उसके बाद देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए CRR और SLR अनिवार्य है। फिर बैंक के प्रकार में आगे देखिए कोर बैंक क्या होता है। तो कोर बैंक देखिए बैंक की किसी भी शाखा में ट्रांजेक्शन कर सकता है ये, ठीक है, कोर बैंक। उसके बाद आगे है लीड बैंक को ही बोला जाता है अग्रणी बैंक। इसका देखिए 1969 में शुरुआत की गई थी इसका। और लीड बैंक क्या होता है, देखिए ऐसे बैंक जो किसी एक जिले को गोद लेती है उसके विकास के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बैंकिंग की जिम्मेदारी ले लेती है। फिर लास्ट में और देखिए शैडो बैंक या तो छाया बैंक क्या होता है। तो देखिए जब कोई NBFC बैंकिंग काज करने लगती है, मान के चलिए जब कोई NBFC मतलब मान के चलिए जब कोई भी कंपनी बैंकिंग का काज करने लगता है तो उसी को बोला जाता है शैडो बैंक या तो छाया बैंक। उसके बाद लास्ट में देखिए बैड बैंक क्या होता है। सो देखिए बैड बैंक जो होता है यह बैंक के NPA को उचित ढंग से प्रबंधित करने के लिए काज करता है, ठीक है ना, बैड बैंक। तो दोस्तों हम लोग मनी को भी पढ़ लिए और बैंकिंग को पढ़ लिए। अब बैंकिंग से संबंधित एक क्वेश्चन है 2017 में पूछा हुआ, उसको देखिए। भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है। पहला देखिए क्या बोल रहा है, लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। सेकंड में लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। और थर्ड में युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद देखिए आगे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ये में है केवल एक और दो।
बी में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 1 और 3, डी में है 1 2 तीनों। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अगर आंसर आता होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग आगे आरबीआई को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आरबीआई के बारे में। तो देखिए सबसे पहले 1925 में हिल्टन यंग कमेटी 1925 में हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पे आरबीआई का गठन हुआ था। उसके बाद देखिए 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति बनाया गया था। उसके बाद आगे देखिए आरबीआई एक्ट 1934 बना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बाजार में मुद्रा एवं साख का विनिमय करना। उसके बाद आगे 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आरबीआई का काज क्या देखिए, बाजार में मुद्रा एवं साख का विनिमय करना। उसके बाद आगे आरबीआई साख सृजन का काज नहीं करता है, वाणिज्यिक बैंक साख सृजन का काज करता है। फिर आगे देखिए आरबीआई का काज क्या क्या है। तो इसको मुख्य रूप से हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला देखिए वित्तीय काज, सेकंड में विकास काज और थर्ड में वैदेशिक काज। तो पहला देखिए आरबीआई के वित्तीय काज में क्या क्या है। तो पहला देखिए बैंकों का ये बैंक है, उसके बाद सरकार का भी बैंक है ये, थर्ड में है नोट जारी करता आरबीआई और फोर्थ में है मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। उसके देखिए विकास काज आरबीआई के क्या है। सो देखिए विकास बैंकों का गठन, सेकंड में है बैंकों का विनियमन करना और थर्ड में है पीएसएल का निर्धारण करना आरबीआई और फोर्थ में है प्राथमिक क्षेत्र उधारी। तो प्राथमिक क्षेत्र उधारी कितना है 40%। उसके बाद थर्ड में देखिए आरबीआई का वैदेशिक काज क्या है। तो देखिए विश्व बैंक या तो आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व करता का, मान लीजिए भारत का वित्त मंत्री अगर नहीं जा पाया तो वहाँ पे आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ पे? विश्व बैंक और आईएमएफ में। उसके बाद सेकंड में देखिए आरबीआई का वैदेशिक काज में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता? आरबीआई। उसके बाद आगे विनिमय दर का प्रबंधन भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। फिर आगे मुद्रा की परिवर्तनीयता को भी आरबीआई देखते हैं। अब आगे देखिए आरबीआई की मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है। सो देखिए पहला मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है। पहला देखिए बाजार में मुद्रा एवं साख का विनिमय करना, सेकंड में बेरोजगारी को नियंत्रण करना, थर्ड में मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन और मंदी और महंगाई को नियंत्रण करना। उसके बाद देखिए आरबीआई मौद्रिक नीति के अनुसार मुद्रास्फीति को कितना रखना है 4% तक। अब आगे बात करते हैं हम लोग मौद्रिक नीति समिति के बारे में। तो देखिए 2016 से पूर्व आरबीआई द्वारा निर्धारण किया जाता था मौद्रिक नीति का, लेकिन 2016 में ही मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। उसमें देखिए मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया था? 2016 में। मौद्रिक नीति समिति में 6 मेंबर होते हैं। उसमें से देखिए 3 मेंबर आरबीआई द्वारा और 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा। उसके बाद देखिए मौद्रिक नीति समिति का जो है मीटिंग प्रत्येक 2 माह में करना अनिवार्य है। तो इसको भी आप लोग समझ लिए, इससे क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी में। तो दोस्तों तो अब आगे की कक्षा में हम लोग मौद्रिक नीति को समझेंगे। जैसे कि देखिए पहला होता है इसमें सस्ती मौद्रिक नीति मतलब चीप मनी पॉलिसी, सेकेंड में होता है महंगी मौद्रिक नीति मतलब डियर मनी पॉलिसी। तो देखिए सस्ती मौद्रिक नीति का यूज कब किया जाता है? मंदी को नियंत्रण करने के लिए। और सेकेंड में है डियर
मनी पॉलिसी मतलब महंगी मौद्रिक नीति का यूज़ कब किया जाता है? महंगाई के समय में। तो अगले क्लास में हम लोग मौद्रिक नीति को पढ़ेंगे, बाकी बैंक दर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इन सब चीज़ को भी देखेंगे। आगे की क्लास में हम लोग मौद्रिक नीति प्लस इन्फ्लेशन को दोनों को देखेंगे।